नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जिस अमेरिका से कभी राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते नजर आते थे, वो उम्मीदें अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद चकनाचूर होती नजर आ रही। जिस भारतीय चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार हमले करता रहा, वोट चोरी के आरोप लगाता रहा, ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा, वोटर आईडी को लेकर भी कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाता रहा, उसी भारतीय चुनावी सिस्टम का अमेरिका में डंका बज रहा है। जी हां, भारत की चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़े करने वाले और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी करने वाले लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईना दिखा दिया है। लेकिन अब ये इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो फिर इस बयान को विपक्ष बहुत बढ़ चढ़कर उठाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं है भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। सही तो कह रहे हैं। तो क्या विपक्ष इस बात को भी एंडोर्स करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। इतना ही उन्होंने अपने बयान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए अमेरिका में हर वोटर के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य करने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे कराए जाते हैं। उन्होंने इस बयान का इस्तेमाल सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हाल के भारतीय आम चुनाव में 1% से भी कम वोटरों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो आईडी कार्ड मौजूद था। अब राहुल गांधी जी अमेरिका के चक्कर काटकर भारत के में लोकतंत्र के खतरे का रोना रोते हैं। आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के चुनावी सिस्टम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बता रहे हैं। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, उन्हीं का लोहा व्हाइट हाउस मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि भारत में 100% फोटो आईडी कार्ड और पारदर्शी व्यवस्था की वजह से चुनाव निष्पक्ष होते हैं। जब दुनिया भारत के सिस्टम की मुरीद हो रही है तो विपक्ष को दिक्कत क्या है? और क्या विपक्ष अग्री करेगा कि भारत का इलेक्टोरल सिस्टम मजबूत है, दुरुस्त है? क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का नैरेटिव खत्म होगा? क्या विपक्ष अब मुद्दे की राजनीति पर आएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अनंत अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल विक्रम लोहिया जी से। विक्रम जी, अब तो आप मानेंगे, आप लोग ट्रंप की हर बात मानते हैं, तो इस बात को भी मानेंगे कि भाई भारत का इलेक्टोरल सिस्टम जो है बहुत मजबूत है, जिसकी तारीफ खुद राष्ट्रपति कर रहे हैं। देखिए भाई जी, आप बड़े विवेक भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा आप भी भली भांति जानते हैं हमारे देश के तमाम सिस्टम को। मैं अपने देश के सिस्टम को कहूंगा कि मेरे देश का सिस्टम बेहतरीन है। मेरा देश बहुत मजबूत देश है। मैं भारत देश में जन्मा हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। लेकिन हम किसी के कहने पे चलें, हिंदुस्तान का तमाम नागरिक अपनी बात को अपने देश के अंदर हो रही हर चीज को देखता है, समझता है, डिसीजन लेता है और अपनी बात को रखता है। आज हम अगर एक बात बताइए, पारदर्शिता नाम की एक चीज होती है जिसपे तमाम व्यक्ति उम्मीद करता है कि हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रंप साहब ने तो यह भी कहा था कि मेरा भारत जो है, मेरे भारत को नर्क बताया था। अभी इसी साल की बात है, उसने भारत देश को नर्क बताया था। तो मैं कहूं कि मेरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने सीने पे मेडल लगवाएं, आगे बढ़े, सरकार उनके सीने पे मेडल लगाए, उन्हें आगे प्रमोशन दे, उन्हें आगे राज्यसभा में ले जाए, उन्हें जो मर्जी करे। मुझे अपने देश की बात करनी है, अपने देश के नौजवानों की बात करनी है। आज जो उस घटनाक्रम इस देश में घट रहा है उस पे चिंता व्यक्त करनी है मुझे। अगर अमेरिका कहता है कि हमारा भारत का चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छी है, तो ईवीएम अपने देश में चालू कर दे, वोटर आईडी कार्ड फोटो के साथ साथ ईवीएम भी चालू करे, क्योंकि ईवीएम तो उन्होंने बनाई थी और हमारे देश में वो ईवीएम बैन हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं विवेक भाई कि बहुत गंभीर
बहुत गंभीर नहीं, बात विक्रम है। भाई वो एंडोर्स जी। करते हैं ना वो बयान, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो आप लोगों ने उस बयान को एंडोर्स किया, तो उस बयान को कहा था कि हाँ ठीक कह रहे हैं वो, तो क्या इस बात को भी नहीं, आप मान, मैं नहीं, उसी उसी संदर्भ में पूछ रहा आप हूं। कभी विवेक भाई आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये कहा था कि इकोनॉमी डेड है, वो सही कह रहा है। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा जो सरकार दावे करती है अपने दावों पे सरकार खरी नहीं उतरती। सरकार जो दावे करती है, जो सरकार सपने दिखाती है, उन सपनों को पूरा नहीं करती, साकार नहीं करती। मेरे देखिए सुनिए, मैं इस बात से कतई भी डिनाई नहीं करूंगा कि कोई सरकार काम नहीं करती। सरकार को चुना जाता है काम करने के लिए। कोई सरकार 100% काम नहीं कर पाती, कोई 80% करती है, कोई 50% करती है, कोई बहुत ही कम करती है। जैसे पिछले 12 सालों के अंदर कुछ काम जरूर हुए होंगे, लेकिन जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब रही बात अगर डोनाल्ड ट्रंप कल राहुल गांधी जी की तारीफ ठीक है, कर दें, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा मानना यह है कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो बातचीत लगातार एक बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है एक दशक से ये डिबेट चल रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी के पक्ष में काम करता है, इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम है वो हैक्ड है, बहुत सारी चीजें ऐसी नैरेटिव है, क्या वो उस पर फुल स्टॉप आ जाएगा? अनंत अमित जी, आपका क्या मानना है इस पर? मैं विक्रम जी वापस लौट रहा हूं, सारे मेहमानों से रिएक्शन लेके फिर मैं आता हूं। अनंत अमित जी। दीपक जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए विवेक जी, विपक्ष जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद भारत की चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन आज दुनिया में भारत की चुनाव व्यवस्था को देखकर जिस तरीके से लोगों ने सीख ली है, यह बताता है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया कितनी मजबूत है। बिहार में 2025 में चुनाव हुए थे विवेक जी। 2025 में लगभग 22 देश के 38 अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने आकर बिहार के चुनाव को देखा, भारत के चुनाव को देखा और इस चुनाव प्रक्रिया से सीखने का कोशिश किया। उसके बाद इसी वर्ष 2026 में असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, पौंडीचेरी में चुनाव होते हैं। लगभग 38 देशों से लोग आते हैं, 70 प्रतिनिधि आते हैं और पूरे देश के लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को देखते हैं और समझते हैं। और जिस तरीके से कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के वोटर आईडी व्यवस्था को अमेरिका चुनाव सुधार की बहस के उदाहरण के तौर पर साबित करेगा, पेश करेगा, तो यह बताता है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया कितनी मजबूत है और कितनी पारदर्शिता है, यह ट्रंप जी कह रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के मित्र ने एक बातें कही, लेकिन कांग्रेस के मित्र ने यह नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब यही ट्रंप ये कहते हैं घोषणा, तो बार बार सारे मंचों पर यही कांग्रेस ये कहती ट्रंप के कहने पे, ट्रंप के कहने पे। अरे आज जो ट्रंप कहा उसको भी मान लो, लेकिन आपको तो मानना नहीं है। आपको विदेश के मंच पे भारत के लोकतंत्र की आलोचना करनी है, तो फिर तो एप्स्टीन के बारे में भी मान लेना चाहिए। भाई एप्स्टीन में महात्मा गांधी का भी नाम है, आपको पता है? नहीं, वो तो हाँ, तो आप नाम होने से नहीं होता है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है उसमें। आपका अपना मुंह है, राहुल गांधी जी का भी नाम है, को भी जोड़ दो, जिस मर्जी को जोड़ दो। श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी नाम है, सरदार पटेल जी को भी जोड़ दो, आपका अपना मुंह है, जिस मर्जी को जोड़ दो, वो तो आपका मुंह है। लेकिन हमारे देश के कहने से नहीं होगा ना, हमारे देश के सिटिंग प्रधानमंत्री का जिक्र है, तो आप उसको भी सच मान लो। तो देखिए मेरी बात सुनिए, तो भाई आप जो है देश की जनता को गुमराह करना बंद कर दो और स्वीकार करो। महात्मा गांधी जी का भी नाम है, राहुल गांधी जी का नाम है, सोनिया गांधी जी का नाम है। अगर सोनिया गांधी कोई निकम्मी सरकार है, ठीक है, एक एक करके मैं सारे मेहमानों का रुख कर लूं, एक एक करके। भाई क्या ये रोना बंद हो जाएगा? संजीव कौशिक जी। विवेक भाई, यदि ट्रंप साहब को यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी लगती है तो इसमें गर्व करने वाली बात है, इसमें बुरा क्या है? अच्छा लग रहा है तो वो तारीफ कर रहे हैं, तो और चीजें भी सीख लेनी चाहिए उनको। ज्ञानेश कुमार को बुलाना भी चाहिए, उनसे अपने क्लास भी लेना चाहिए, फिर SIR भी कराना चाहिए उनको। फिर 27 लाख लोगों के जब नाम कटेंगे तो ट्रंप के सर पे जो बचे हुए हैं वो भी लोग नोचेंगे। पता तो चले ना, जब पूरे सिस्टम को यदि आप पसंद करते हैं तो सबको पसंद कीजिए। उन्होंने कह दिया, वो कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? वो जो कह दिए वो हम बात मान लिए। हमारे यहाँ की लोकतंत्र है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की लोकतांत्रिक पद्धति है, किस परिस्थिति में, और इलेक्शन कमीशन कितना निर्भीक होकर क्या सचमुच में वो बगैर बात हुए इलेक्शन करा रहा है, वो तो हम झेल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना। बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, कहाँ कहाँ के लोग आए, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वहां काम किया।
और इलेक्शन कमीशन ने काम ही नहीं किया, सत्ता बदलते उस इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष को क्या बना के बैठा दिया गया, बंगाल में मुख्य सचिव बना के बैठा दिया गया। तो ये सारी चीजें समझनी होगी ना, ये भी तो सच है। ये भी ट्रंप को पता नहीं होगा कि जो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था उसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई जीतने के बाद। दुनिया तो की ये सबसे सारी ताकतवर चीजें राष्ट्रपति को किस बात की जानकारी नहीं होगी, जिसके पास CIA जैसा खुफिया एजेंसी जिनके पास हो, उनको किस बात की जानकारी नहीं हुई। वो तो ये भी बताते हैं कि भाई टर्की में जो इलेक्शंस होते हैं और एक होते हैं, तो वह उनके प्रधानमंत्री को बगल में एर्दोआन को बिठा के कहते हैं कि भाई इनसे पूछिए इलेक्शन कैसे रिग किया जाता है, इनसे बेहतरीन कोई बता नहीं सकता। भाई उनके पास इंफॉर्मेशन तो सब सारे हैं ही, पूरा सोशल मीडिया अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। विवेक भाई, तो फिर तो होना यह भी चाहिए था कि सब जब CIA उनके पास है और सारी जानकारी उनके पास है, तो कान के कनपट्टी से छूती हुई जब गोली चली जाती है और बैठ करके घुटनों के बल उनको भागना पड़ता है, तो जानकारी तो इसकी भी होनी चाहिए। सबसे खुफिया एजेंसी उनके पास है, तो ये क्लीन चिट दे देना, वो हमें दे दें और हम उन्हें दे दें, वो उनके यहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति है। मैंने कहा कि यदि उनको कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब समग्र रूप से यहाँ के कारगुजारियों को देखेंगे, जब यहाँ के इलेक्शन कमीशन को काम करते हुए और सरकार के द्वारा पुरस्कृत होते हुए देखेंगे, तब उनको ये बात समझ में आएगी। क्या संजय राणा जी ऐसा ही है क्या? TN सेशन, MS गिल TN सेशन को देखा होगा उन्होंने, जाना होगा। नहीं, अनंत अभी एक सेकंड आ रहा, संजय राणा जी। विवेक जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर तारीफ करता तो तारीफ ही काबिल है। नो डाउट, जिस तरह से अपने देश में चुनाव प्रणाली है, जिस तरह से सिस्टम है, इतना बड़े पॉपुलेशन पे चुनाव को मैनेज किया था, वो तारीफ ही काबिल है। नो डाउट, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस तरह का काम कर सके। और पिछले 10-12 सालों में चीजों में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। पहले हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन बनते थे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे दिया था, कभी उनको राज्यसभा भेज दिया था, कभी आपको याद होगा मंत्री बना दिया था। कुछ को तो अपने जेब से निकाल करके बोलते थे इधर आओ हम तुमको बना देते हैं इलेक्शन कमीशन। तो उनको ऐसा होता था। वो भी इलेक्शन देखे हैं, जब पेटियां लेके भाग जाते थे। हम इलेक्शन वो भी देखे हैं, जब कोई जीत रहा था तो नेहरू जी ने डब्बा ही बदलवा दिया। संजय भाई, आप गलत कह रहे हैं। देखे हैं जहाँ पे संजय भाई आप पे सरकार की बात बात नहीं करनी बोलते चाहिए। नहीं, अब तो कानून भाई, बदल देंगे आपको क्योंकि हमारे ऊपर बैन सोच लगा। समझ करके बात करनी चाहिए। आप अपने देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, चाहे वैसे ही पुरानी बात सरकार करते की तो विपक्षी बुराई की कर रहे हैं, भावना बुराई आप देश हमेशा की कर रहे हैं। आप तोड़ देश मरोड़ वाली बात के कर रहे हैं। चीजों के साथ गलत काम किए, अपने हिसाब से काम किए, अपनी चीजों को बपोती समझे। जो नेवल शिप होता है उसमें पिकनिक मनाने चले जाते थे। तो जो जैसा होता है उस तरह की भावना रखता है। सबसे खुशी की बात है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनेंगे। हिडेनबर्ग की बात सुनते थे, पेगासस सुनते थे, इकोनॉमी की बात सुन रहे थे जो अभी आपने बताया, कुछ दिन पहले ट्रेड की बात हो रही, उस पर सब सुनते हैं। अगर इंडिया की तारीफ हो जाए तो वो नहीं सुनते, इंडिया की बुराई हो जाए तो सुनते। प्रधानमंत्री जी ने मतलब लाल किले से एक शब्द कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गपगप। हाँ, दिमागी नक्सल, ये शब्द मुझे आज समझ में आया। उस दिन बहुत सोच रहा था ये दिमागी नक्सल कैसे होते हैं। तो दिमागी नक्सल ऐसे ही होते हैं जैसे आज के लोग हैं, अपने देश में अपनी बुराई, अपने चीजों को खामियां ढूंढते हैं। अगर बाहर वाला कोई तारीफ कर देता, हाय अम्मा। आप विक्रम लोहिया जी को दिमागी नक्सल कैसे कह सकते हैं? आपत्ति है मेरी इस पर संजय राणा जी। आप अपने को पैनलिस्ट को दिमागी नक्सल कह देंगे? दिमागी नक्सल हमने किसी को नाम लिया है, हमने बोला जो अपने देश को तोड़ता हो, जो देश के विरुद्ध सोचता हो, जो देश को खंडित करने की बात करता हो, जो बोलता हो कि ये देश ही नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उस व्यक्ति को दिमागी नक्सली कहा जाता है। आप बताइए परिभाषा। काफी कोशिश करते पढ़ने लिखने। ठीक है, विक्रम लोहिया जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। विक्रम लोहिया जी। और एक 30 सेकंड अच्छा, पूरा कर लीजिए, पहले पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। 10 सेकंड। पहला देश है जहां पे राजमाता वंदे मातरम को बुरा बोल रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आके बोल दे, बोलो हम तो करवा रहे थे। ये पहला देश है। मुझे गाली खाने के बाद उसके साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत देश में पैदा होने में शर्म आती है। ऐसे लोगों को भी दिमागी नक्सल कहा जा सकता है क्या संजय भाई? ऐसे व्यक्ति को भी दिमागी नक्सल कहा जा सकता है क्या, जो ये कहता था भारत देश में जन्म लेने में शर्म आती है, शर्म आती थी भारत देश में जन्म लेने में? ऐसे लोगों को भी कह सकते हैं क्या? बताइए। हाँ, मैंने आपसे एक सवाल किया, क्या ऐसे व्यक्ति को भी दिमागी नक्सल कह सकते हैं? अगर वो बोलेंगे तो भी बोल देते हैं। देखिए विवेक भाई, छोड़ दीजिए चरण चमुका करने की बातें छोड़ दीजिए, ये आप छोड़ दीजिए। स्टीवन ने बोला था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप में। समस्या क्या है कि हमारे मित्रों को
मोदी फेविया हो गया। अरे भाई मोदी जी से विरोध करो, भारत से क्यों विरोध करने लगे? मोदी विरोध करते वंदे करते भारत देश से विरोध क्यों करने लगे। विक्रम जी इसका एक बार जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए ये तो संजय जी को सब जानते हैं। संजय जी किस प्रकार से सरकार की वंदना करने में लगते हैं, अच्छी सब जानता, हर व्यक्ति जानता है, तमाम वंदे मीडिया पैनलिस्ट मातरम, जानते हैं, तमाम वंदे देश की जय मातरम, बोलिए, बिल्कुल वंदे वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की जय। वंदे लेकिन मैं आपके मातरम, कहने से नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने अरे इस चीज विवेक को भाई, देश अरे, के विकास को रोकने का अरे काम लोहिया किया जी, तो संजय नौकरी राणा चली जैसे लोगों ने जाएगी किया है। आपकी। अगर नौकरी देश के चली अंदर जाएगी, विकसित निकाल भारत दिया बनने जाएगा, का किसी ने रोकने का काम किया तो संजय राणा जी ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ संजय राणा जी देश के विकास को कैसे रोक देंगे विक्रम भाई? संजय राणा जी एक बस ना रुकवा पाए बीच सड़क पर, देश के विकास को कैसे रोक देंगे? बताता हूँ कैसे। अगर ये सरकार को समय समय पे चेताएंगे नहीं तो ये रोकना ही होता है। अगर ये सरकार की कमियों को उजागर नहीं, अगर सरकार से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। लेकिन ये तो जश्न का मौका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आपके चुनावी सिस्टम की तारीफ कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज है, संजय राणा कॉम्प्रोमाइज है। तो इलेक्शन कमीशन भी कॉम्प्रोमाइज है क्या? कॉम्प्रोमाइज है, संजय राणा कॉम्प्रोमाइज है, देश कॉम्प्रोमाइज है, राहुल गांधी आजाद है। जो सोरस से ज्ञान लेके आते हैं वो आजाद है, बाकी दुनिया सब कॉम्प्रोमाइज है। आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। नहीं, ये जो आरोप लगते रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्या ये आरोप अब बंद हो जाएंगे ये आरोप लगने? क्योंकि भाई आपको तो क्लीन चिट देश दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र दे रहा है। देश के अंदर देश की जनता, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे पहले कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, और आज वो ईवीएम के सहारे चलते हैं। मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, ये ईवीएम पे चुनाव नहीं होने चाहिए, तो फिर वो क्यों ईवीएम का सहारा लेते हैं? मेरे देश का प्रधानमंत्री तब झूठा था या आज झूठा है? बताए संजय राणा। इतने बड़े देश में पूरे साल चुनाव थोड़ी कराते रहेंगे, बैलेट पेपर गिनते गिनते थोड़ी बैठे रहेंगे, करोड़ों वोट पड़ते हैं जनरल इलेक्शंस में। संजय कौशिक कुछ कहना, संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाब चाहिए मुझे सवाल का जवाब। विवेक भाई, एक सेकंड में विवेक आ भाई, रहा हूं जवाब के लिए। अनंत अमित जी इकट्ठा चलते हैं, एक बार संजीव कौशिक जी कुछ बोल रहे हैं। अब विवेक भाई, यहाँ सारे लोग बैठे लोग जो टॉपिक है, टॉपिक से इतर ही बात कर रहे हैं, तो हम भी टॉपिक से अलग ही बात कर लेते हैं। ये नया हिंदुस्तान है, जहाँ पढ़े लिखे लोग सवाल पूछते हैं तो उन्हें दिमागी नक्सल कहा जाता है। ये नया हिंदुस्तान है जिन लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर एक ढेले नहीं फेंके, 5 दिन जेल में यातनाएं नहीं सही, वो कहते हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हम हैं, हम आपके ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक हिंदुस्तान है, जो जहाँ लोग खुद को प्राउड नक्सली बता रहे हैं, माफी बन रहे हैं। ये जो सच है उसको सुन लीजिए। 52 साल तक जिन लोगों ने तिरंगा को अपने कार्यालय पे नहीं फहराने दिया, वो लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हम ही हैं। हम सिखाएंगे आपको वंदे मातरम कितना गाना है और कब गाना है, कैसे गाना है। हम बिहार के रहने वाले हैं। ये प्राउड नक्सल क्या होता है? मैं प्राउड दिमागी नक्सल हूं, ये मतलब ये कमाल। अब मोदी जी, मुझे डर है कि मोदी जी किसी दिन ये ना कह दें कि भाई शौच के बाद पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है, तो लोग पता चला पानी इस्तेमाल करना बंद कर दिए, सब टॉयलेट पेपर लेके चल रहे हैं। विवेक भाई, मोदी जी कुछ आग्रह कर दो, उसके खिलाफ ही जाना है। अंग्रेज संजीव कौशिक जी एक बार पूरा कर ले। संजय राणा जी एक सेकंड टाइम दीजिएगा। संजीव कौशिक जी, विवेक भाई, मोदी जी ने जो रायता फैला दिया है, भारतीय जनता पार्टी अब अगले इलेक्शन तक उस रायते को समेटते रहेगी और बताती रहेगी कि उन्होंने दिमागी नक्सल कहा किसे। दरअसल देश के युवाओं को दिमागी नक्सल उन्होंने कहा। जो लोग अपने हक की आवाज करे, जो जंतर मंतर पर बैठे, जो कहीं भी बैठे, कहीं कोई सवाल खड़ा करे, उसको उन्होंने दिमागी नक्सल कहा। और हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि आधी आबादी इसी तरह से सवाल पूछने वाली आज खड़ी है मुंह बा करके। सबको बना दिए दिमागी नक्सल, सबको बोलिए क्या फर्क पड़ता है? भाई आप क्या सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? हमारा डिबेट भी दिमागी नक्सल। देखिए प्रधानमंत्री ने कहा चोट कहां लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी डिबेट भी अब उसी लाइन में चलिए। चलिए हम भी उधर ही चलते हैं। अनंत अमित जी जवाब दीजिए आप। देखिए विवेक जी, माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन सबसे पहले 24 घंटा भी नहीं आता है, कौन आते हैं? इस देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं दिमागी नक्सली हूं। अब जैसे अभी संजीव भाई साहब कह रहे हैं, संजीव भाई साहब जैसे बुद्धिजीवी लोग राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस देश को, युवाओं को, इस देश के छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। एक मीडिया के, एक पार्टी के तरफ से, जिस पार्टी के ये निकल कर आए हैं, इनके गुरुजी, तो पहले जब कहा गया कि आप नक्सली है, वो खांसता हो गया, एक अनपढ़ राजा कर रहा है, अब ये कह रहे हैं और संजीव भाई साहब कोई बात कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खांसता था तो उसको कांग्रेस ने नक्सली कहा, तो वो विरोध करने लगे कि मैं नक्सली नहीं हूं, मुझे नक्सली क्यों कह रहे हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सली की बात कही, तो लोग तमाम लोग आकर खड़े हो गए, हम दिमागी नक्सली है, हम दिमागी नक्सली है।
अरे आप देश का विरोध करेंगे तो लोग आपको कहेंगे, लोग आपको मारेंगे। हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की धरती पे जो भी लोग इस तरह का प्रचार करेंगे वो निश्चित तौर पे दिमागी नक्सली ही ठीक है, होगा। ठीक है। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम जी, विवेक जी देखिए, अगर दिमागी नक्सल अगर ये छात्रों को, नौजवानों को कहेंगे तो छात्र उसी दिमागी नक्सल के कहने पर आरक्षण मतलब विरोध करने पर शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा ना। अगर वो दिमागी नक्सल सड़क पे फिर आएगा तो देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मैं लिख के देता हूं। और रही बात आप झारखंड के छात्र आज भी बैठे हुए हैं, आप किसानों को रोको, आप नौजवानों को रोको, ये आपके साथ ऐसा टाइम आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम एक एक करके विक्रम जी की बात पार्टी का कोई नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर किसानों को आप रोक देंगे, नौजवानों को आप रोक देंगे, रोक दिए आप, आएगा समय विनाश काल। नाम तो विक्रम जी किसी का नहीं लिया, आप लोग क्यों कनेक्ट कर रहे हो किसी से? कनेक्ट आप क्या कहते हो? प्रधानमंत्री जी ना, इसका मतलब हवा में तीर मारते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री हवा में तीर मारते हैं। तीर पकड़ लो तो हम क्या उन्होंने कहा दिमागी नक्सल से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री हवा में तीर मारते हैं, इसका मतलब। अरे तो आप भी अपने घर में बच्चों को कहते हो बाहर जाओगे जरा चोरों गुंडों से सावधान रहना। विवेक भाई, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से सावधान रहो। हमें शर्म आती है, हवा में तीर मार रहा है मेरे देश का प्रधानमंत्री, इसका मतलब। अरे भाई एज अ गार्जियन वो समझा रहे होंगे, उनकी मंशा रही होगी। आपको संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय राणा जी, अभी तो एक इस्तीफा हुआ भी देखना, इस्तीफा की लाइन लगेगी, देश के प्रधानमंत्री विक्रम भाई सुन लो, माफी मांगनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री ने बोला दिमागी नक्सल और तुरंत पी चिदम्बरम ने बोला हम नक्सल हैं। यानी अब समझ लीजिए मानसिकता किसको तीर निशाने पे पड़ा। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ संजीव भाई हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पार्टी से इनका बिलोंग नहीं है। ये हमेशा ध्वज की बात करते हैं कि आरएसएस ने ध्वज नहीं बना। भैया नेशनल फ्लैग कोड पढ़ लो, 2002 तक आप कर ही नहीं सकते, तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया है। तो अब हम सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन सा तर्क दे रहे हैं भाई? कहीं पे भी हो नेशनल फ्लैग कर सकते हैं। उसके पहले किसी को इजाजत नहीं थी, चाहे वो आरएसएस को हेडक्वार्टर है या कोई भी हो, अपना नेशनल फ्लैग उड़ा रहे। तो कम से कम बोलने से पहले आपसे उम्मीद तो नहीं है कि आप राजनीतिक पार्टी की संजय भाई संघ से जुड़े हैं तो संघ को दिमागी नक्सल, संजय भाई संघ से जुड़े हैं तो संघ की विचारधारा को पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। दिमागी नक्सल नहीं है, दिमागी नक्सल जिसने एक्सेप्ट किया। आप संघ से जुड़े हैं संजय भाई, तो संघ की विचारधारा को पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। आप वो नक्सलों की बात हो रही ऐसे डिफेंड करेंगे है, आप? सारे नक्सल तैयार हो गए हैं, एकदम ध्वज लेके खड़े हो गए, मैं नक्सल मैं नक्सल मैं नक्सल। सारे देशद्रोही समझ में आ रहा कौन है? अभी तो मतलब कांग्रेस के बड़े नेता ने बोल दिया। अब कांग्रेस के बारे में हम क्या बोले? वंदे मातरम में माता जी ने बोल दिया, वंदे मातरम में कि हम नहीं गाएंगे, हम तो डैश डैश है, अब तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो भाई हाँ, ये कहने की क्या जरूरत थी संजीव भाई, मैं दिमागी नक्सल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये मतलब समझ मेरे भी समझ नहीं आए, मतलब क्या है मतलब। संजीव कौशिक जी, आपने तो नहीं लिखा ना ऐसा कुछ। देखिए मैं आपको बहुत समझदार आदमी मानता हूं, प्लीज मत कहिए कि आपने लिख दिया ऐसा कुछ। देखिए सच बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक रूप से जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बात उनके अपने लोगों तक पहुंचती है और विपक्षी पार्टियों तक पहुंचती है। वो जो कहना चाह रहे थे, यदि वो ईमानदार होते तो वो क्लियर बोलते कि आखिर दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है। दरअसल दिमागी नक्सल कहते हुए उन्होंने 140 करोड़ लोगों को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग चाहते क्या है, ये कौन है, हिंदुस्तान में बंटवारा कौन करना चाहते हैं। पिछले 12 सालों से हिंदुत्व खतरे में है, टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान में हावी है, देशद्रोही लोग हैं। विपक्षी पार्टी को आप कहते हैं कि वो देशद्रोही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ये विपक्षी पार्टी देशद्रोही कर रही है। जिनके दिमाग में होगी ना संजीव कौशिक जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, जिनके दिमाग में नक्सली विचारधारा वो दिमागी नक्सल, सिंपल सी बात। देश तोड़े वो दिमागी नक्सल, जो देश इसमें मुझे नहीं लगता इतनी मिर्ची लगने वाली कोई बात है संजीव जी। संजय राणा जी तो नक्सल देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो नक्सली विचारधारा के हैं, वो नक्सली तो समझ में आते हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो आपके कार्यालय में नक्सलवाद का तो उन्मूलन हो गया ना देश में, गृह मंत्री का तो ऐलान आ ही गया, तो नक्सलवाद तो खत्म हो गया जड़ से देश में। देखिए सीधी सी बात है कि बौखलाए हुए प्रधानमंत्री, कम से कम हम उम्मीद नहीं रख रहे थे कि देश के प्राचीर से लाल किला के प्राचीर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम उनको संजय
संयम बरतनी लाल चाहिए, किले लेकिन से क्या ठीक है एडमिना वो प्रधानमंत्री हैं माउंट और पे उनके टिप्पणी जनता, दीदी बहुत उनके बढ़िया चाहने थी। वाले भी वही भाषा क्या सुनना कर चाहते हैं तो लेते सुनाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देश की तो बात लेकिन करेंगे युवाओं प्रधानमंत्री। को, वो युवा जो अपने हक की बात करे, वो लोग जो अपना सवाल करे, हर मुद्दे पे सवाल करे, वो गली में हो, चौक चौराहों पर हो, सरकार से भाई हो, साहब आरक्षण पे जो बात क्यों कोई नहीं भी करते सवाल हैं? करता है वो आरक्षण नक्सली हटना है चाहिए कि उनके नहीं हटना उनकी चाहिए नजर में। बताइए। तो आप युवा की आंख बात बंद तो करके होती है। हाँ में हाँ मिलाइए, सवर्णों के हाँ साथ में हाँ अत्याचार मिलाइए और हो हाँ रहा में है, हाँ क्यों हो मिलाते रहा रहिए, है? फिर आप नक्सली सत्य नहीं घटना रहेंगे। आप चाहिए फिर ना। ठीक है, अनंत क्यों अमित जी करा ने रहे जल्दी से एक रिएक्शन। अनंत अमित जी। देखिए विवेक जी, हम बार बार ये कहते रहे कि विपक्ष को भारत के चुनाव प्रक्रिया पे जिस तरीके से शक था, लेकिन दुनिया में जिस तरीके से भारत के चुनाव को लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, ये सिर्फ फर्क है, विपक्ष को जनादेश दिखाई देता है लेकिन दुनिया को भारत का लोकतंत्र दिखाई देता है। ये ट्रंप का बयान प्रदर्शित करता है जी, और ये गर्व की बात होनी चाहिए अगर आपके निश्चित तौर पे। अगर आपके किसी स्वतंत्र एक चुनाव आयोग की इस तरह से तारीफ हो रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।